नाउ आई एम स्टार्टिंग माई वीडियो विद ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर में जो हमारी सीरीज़ चल रही थी। आज हम चैप्टर 2 करेंगे ब्लॉक 1 का। और मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं आपको 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे रही हूँ। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसका आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। मैं कभी भी आपसे क्वेश्चंस मेल के द्वारा मंगा लूँगी और फिर आंसर चेक करके मैं आपको नंबर्स दूँगी। ओके, तो आज का होमवर्क है टर्मिनल क्वेश्चंस में से आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में। इसमें हम डिफरेंट थ्योरीज देंगे जो डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग इवॉल्व हुई है। हमने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है, उसमें मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होनी चाहिए, उसमें रूल्स वगैरह रेगुलेशंस कैसे होने चाहिए, उसके ऊपर है ये। 2-3 थ्योरी हैं, नहीं 2-3 तो नहीं, 4-5 थ्योरी हैं आपके इस चैप्टर में, हम वो पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद आज मैं आपको 2 से 3 थ्योरी कराऊंगी, ज़्यादा नहीं कराऊंगी। ठीक है, 2 पार्ट्स में हम ये वीडियो रखेंगे। देखो, ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ पीपल है, कंटिन्यूस बेसिस पे जो एक सेम गोल की तरफ सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल होगा, उसमें डिवीज़न ऑफ वर्क होगा कि स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को काम देंगे और वो उसे करेंगे। कॉमन पर्पस, उनका कॉमन गोल होगा जिसकी तरफ वो वर्क करेंगे। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स, ये थोड़ा समझते हैं। वर्टिकल रिलेशनशिप्स वैसी होती है टॉप टू बॉटम, जैसे कि एक आपका सुपीरियर है और कोई उसका सबऑर्डिनेट है। ठीक है, तो वो तो हो गई वर्टिकल रिलेशनशिप। या फिर आप चेन बना सकते हैं, उसमें कोई सबऑर्डिनेट है, उसके ऊपर उसका सुपीरियर है, उस सुपीरियर के ऊपर उसका सुपीरियर है। इस तरह से चेन चल सकती है। अच्छा, ये तो वर्टिकल रिलेशनशिप की बात हो गई आपकी। अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। क्या होते हैं? जब सेम लेवल के लोग आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, बातें करते हैं, किसी गोल के अकॉर्डिंग, किसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बातें करते हैं, डील करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। कौन सी रिलेशनशिप? हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। इसके अलावा चेन ऑफ कमांड होगी कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देगा, सबऑर्डिनेट अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देगा, इस तरह से। और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में भी चेन ऑफ कमांड चलेगी। अगर एक मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई काम करना है, वो उसके अकॉर्डिंग उसके अपने एबिलिटी पे नहीं हो सकता, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात कर सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात कर सकता है, इस तरह से। डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं आपको डायनामिक इन्वायरमेंट के बारे में भी बताती हूँ। डायनामिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका इन्वायरमेंट चेंजिंग है। आप देख लो ना किस तरह से इनोवेशंस आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, क्रिएटिविटी बढ़ती जा रही है। आप देखते हो रोज़ की रोज़, दिन पर दिन आपको नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वो आपका डायनामिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रही है। तब इन लोगों के भी अपने कुछ सेंटिमेंट्स होंगे, कुछ बिलीव्स होंगे, कुछ एटीट्यूड होंगे। उन्हीं को डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और ये चेंजिंग है टाइम टू टाइम। किसी भी मान लो कोई, आपने देखा होगा नए नए प्लाजो सूट आए हैं, आपको पता है कि 10 साल बाद में उनका फैशन रहेगा या नहीं रहेगा, है ना? तो ये चीज़ है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं हम। फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हम पहले तो देख लो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। साउंड ऑर्गेनाइजेशन, बेटर ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, ये पढ़ रहे हैं हम यहाँ। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छी होगी, साउंड होगी, उसमें फैसिलिटेट करेगी वो एडमिनिस्ट्रेशन को। उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी साउंड होगा, उसके रिसोर्स फ्लोज अच्छे होंगे, कंटिन्यूटी रहेगी उसके ऑब्जेक्टिव्स में, और लोग सेम डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे। सेम डायरेक्शन के साथ साथ वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे होंगे। मैनेजमेंट अपने फंक्शंस जो होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन के अच्छे से कर रही होगी। नेक्स्ट आते हैं हम फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होगी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होगा कि वो ग्रोथ की तरफ लेके जाए पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। उसमें डाइवर्सिफिकेशन पे आते हैं हम। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? आपके ऑब्जेक्टिव्स डाइवर्सिफाई होंगे, आपके फंक्शंस डाइवर्सिफाई होंगे, जैसे कि क्लियर डिवीज़न ऑफ वर्क होगा, प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगी।
सभी काम एक पर्सन नहीं कर रहा होगा, अलग अलग लोग होंगे करने के लिए। आप पूरी पावर ना किसी के पास होगी, ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक ही पर्सन के पास होगी। वर्क डेलीगेटेड होगा, वर्क बटा हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं परमिट्स ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का है कि आपके रिसोर्सेज पूरी तरह से यूज़ हो, उनका बेटर 100% यूटिलाइजेशन और इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन हो। जहाँ पे उनका सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ हो सकता है वहाँ उनका यूटिलाइजेशन, और वो भी 100%। इसके लिए एग्जांपल में हम दे सकते हैं ह्यूमन का हम डिवीज़न ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग लगाएंगे वर्क को, ह्यूमंस को। जैसे कि जो पर्सन जिस काम में अपना 100% देता है, कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आपको ला के देता है, हम उसको वहाँ अपॉइंट करेंगे। सारी मशीन्स इस तरह की होंगी जो ऑप्टिमम अपना दें। स्टिमुलेट क्रिएटिविटी, हम लोगों को रिजिड नहीं बनाएंगे, लोगों को, मशीन्स को रिजिड नहीं बनाएंगे कि वो जो एक चीज़ कर रहे हैं वो वही करते रहें। या फिर हम कह सकते हैं कि हमने कह दिया कि आपको ये काम करना है तो आप उसको उसी ढंग से करोगे। जैसे आपने देखा था टेलर के प्रिंसिपल्स में हम आगे देखेंगे, वो कहते हैं कि जिस काम को जैसे करने के लिए कहा गया आप उसको वैसे ही करो, टोटल वैसे। अगर 5 मूव्स में आपका काम कंप्लीट होना चाहिए तो 5 मूव्स में ही कंप्लीट होगा, और वही मूव्स उसी तरह से होंगी। ऐसा हम नहीं करेंगे। स्टिमुलेट करेंगे क्रिएटिविटी को, क्रिएटिविटी का मौका देंगे, लोगों को नया नया इनोवेशन लाने का मौका देंगे। इसके अलावा हम यूँ इनकरेज करेंगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को, ह्यूमन के बारे में सोचेंगे, ह्यूमन की लोगों का जॉब रोटेशन करते रहेंगे। क्योंकि हम देखते हैं ना, हम भी जब एक काम को बार बार करते रहते हैं, मान लो 3-4 साल हमने एक काम किया तो हम कई बार ही बोर हो जाते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स होंगे वो देखेंगे कि कोई पर्सन बोर हो रहा है अपने काम से, तो हम उसको जॉब रोटेशन कर देंगे, उसको किसी और जॉब में शिफ्ट कर सकते हैं, बेटर रहेगा। और जिस जॉब में हम उसको शिफ्ट करें वो उसको प्रमोशन की तरफ लेके जाए। इसके अलावा हम जॉब इनलार्जमेंट करेंगे, जॉब एनरिचमेंट करेंगे, उनको और टास्क देंगे उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, और जॉब इस तरह से डिज़ाइन करी हो जो उनकी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, उनके मीनिंगफुल हो, और जिससे वो सेटिस्फाई फील करें। लोगों को नई नई ट्रेनिंग का मौका देंगे जो उन्हें और बेटर बनाए। साथ में उनकी रेम्यूनरेशन बढ़ाएंगे और उनको कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेने का मौका देंगे। उनकी क्रिएटिविटी हम बढ़ा रहे हैं, वो भी हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में आता है। हम उनको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, वो भी आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में आता है। क्योंकि एवरी पर्सन स्ट्राइव फॉर सक्सेस, सबको सक्सेस चाहिए, सबको सत्ता चाहिए। स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाने के लिए आप किस तरह की चेन ऑफ स्टेप्स में जा सकते हैं, हम इसका वो करेंगे। इसमें कभी भी आप कोई भी प्रोसेस लिखो, स्टेप्स लिखो, तो उनको सीक्वेंस में लिख के आना। एक भी वर्ड नहीं, एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं हो सकता आपका। अब फर्स्ट आता है पर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आपने ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना है, पहले आप देखो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव से आपको काम करना चाहते हो, कहाँ लेके जाना चाहते हो आप फर्म को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, किस एक्टिविटी से आप शुरू करना चाहते हो, किस एक्टिविटी पे लाकर कहाँ कॉमन है, कहाँ आप कहते हो कि हाँ ये हमने अचीव कर लिया। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने मैन और मटेरियल को आइडेंटिफाई करो, उन्हें एम्प्लॉय करो। इसके अलावा आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। सेकंड पॉइंट करा रही हूँ मैं, आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करो, उनको ग्रुप करो, और वो पूरा ग्रुप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या तो काम दे दो उसका, या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप को काम दे दो कि आपको ये काम करना, और उसका एक अलग डिपार्टमेंट बना दो जिससे कि उसकी ग्रुपिंग हो जाए, उसको पहचान रहे। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज़। हमने कहा ना, एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को हमने वो काम अपॉइंट कर दिया। अब आप उनको भी बताओ कि आपको उसमें क्या क्या काम किस किस तरह से करना है। और ग्रुप ऑफ पर्सन से तो आप उनके लिए एक हेड अपॉइंट कर सकते हो जो आपके बिहाफ पे ये सारा काम करेगा। इसके बाद आप क्या आता है, डेवलपिंग रिलेशनशिप। अब आपने इतने सारे लोगों को अपॉइंट कर दिया, उनको ड्यूटीज़ अपॉइंट कर दी, उनके साथ रिलेशनशिप बेटर इस्टेब्लिश करो, और वो रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए,
ना आप उनके बारे में नेगेटिव सोचो, ना आप वो आपके बारे में नेगेटिव सोचे। मतलब एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होनी चाहिए आपके और उनके बीच में। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ दिस ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। आपने अब सेपरेट कई डिपार्टमेंट बनाए, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या बनाया, फाइनेंस डिपार्टमेंट आपने अलग बना दिया। तो इनका ग्रुपिंग तो हो गई, इन्होंने काम भी कर लिया। अब ये सब ने अलग अलग काम किया, इनको आपस में भी तो मिलके कुछ काम करना पड़ेगा। उसके लिए इनकी सारी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करो, और ये इंटीग्रेशन का काम या तो आप करोगे या एक सुपीरियर मैनेजर करेगा। यहाँ आपकी ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ में इंटीग्रेशन आप हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करके करोगे, वर्टिकल रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करोगे, और साथ साथ लेटरल रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करोगे। साथ में आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक टीम स्पिरिट की भावना होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन की भावना होनी चाहिए, तब आप बेटर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक होना चाहिए, वो सब एक ही ऑब्जेक्टिव्स की तरफ काम करना चाहिए। आपकी थर्ड क्लास है और मैं सबसे चीख के कह रही हूँ कि कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव। वो मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव होता है जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है। उसके अंडर कुछ सब हेड्स होते हैं, सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके अंदर भी उसके भी बाद आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। सुपीरियर ऑब्जेक्टिव जो आपका रहेगा वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके बाद आपका आता है डिवीज़न ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। डिवीज़न ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आपने वर्क को डिवाइड कर लिया लोगों में और उनको अपॉइंट कर दिया कि किसको कौन सा काम देना है, उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको काम दे दिया। एक ही काम कोई पर्सन दोबारा बार बार करता है तो उसकी स्पेशलाइजेशन आ जाती है, वो कम कॉस्ट में आपको ज़्यादा आउटपुट निकाल के दे सकता है। इसीलिए हम इस प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ जॉब्स। हर पर्सन को अपनी जॉब के बारे में पता होना चाहिए, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, उसको किस काम को करना है, कैसे करना है, उसको अपनी अथॉरिटी पता होनी चाहिए, ड्यूटी पता होनी चाहिए, साथ में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता होनी चाहिए, और वो अकाउंटेबल होगा अगर कोई भी डेविएशन आता है तो। डेफिनेशन ऑफ जॉब्स इसलिए भी ज़रूरी है ताकि कोई भी ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शंस ना, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ ना हो। अगर एक ही काम को दो जने कर रहे होंगे तो आपका तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, साथ में रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे हैं। तो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ बहुत भयानक है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद हम करते हैं सेपरेशन ऑफ लाइन एंड स्टाफ फंक्शंस। जो लाइन एम्प्लॉयज़ होंगे और स्टाफ एम्प्लॉयज़ होंगे वो अलग अलग होंगे, साथ में लाइन फंक्शंस और स्टाफ फंक्शंस को भी सेपरेट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं लाइन फंक्शंस क्या होते हैं और स्टाफ फंक्शंस क्या होते हैं। लाइन फंक्शंस आर दोज which accomplish the main objective of the company. In many manufacturing companies, the manufacturing and sales department are considered to accomplish the main objective of the function, and so they are the line functions. आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर डिपेंड करता है कौन सा लाइन फंक्शंस होगा, कौन सा स्टाफ फंक्शन होगा। अगर आपकी इंडस्ट्री आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका मेन काम मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स होगा, तो ये लाइन फंक्शंस होंगे। अगर आप एक सर्विस इंडस्ट्री में हो तो सर्विस देना आपका लाइन फंक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं आपका स्टाफ फंक्शन क्या होगा। पर्सनल लोगों को अपॉइंट करना, रिक्रूट करना, प्लांट की मेंटेनेंस करना, फाइनेंसिंग करना, लीगल रेगुलेशंस, लॉज वगैरह का काम करना, वो सब आपका लाइन फंक्शंस की जगह स्टाफ फंक्शंस में आएगा। चेन ऑफ कमांड और स्केलर प्रिंसिपल। अगर आपको अपना कोई भी इंफॉर्मेशन को पास करना है तो पूरी चेन ऑफ कमांड होगी, उस चेन ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग ही आप अपने इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करोगे, सीक्वेंस में आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। और आपको आप सबको अपने एक पूरी चेन बनी होगी, स्ट्रक्चर होगा एक ऑर्गेनाइजेशन का, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वो उसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है।
पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ और प्रिंसिपल, और इसमें सेम स्केलर प्रिंसिपल में आपका मेन ये आता है कि जो मान लो ए है, ए का सुपीरियर बी है और ए सी का सुपीरियर है, तो ए बी से बात कर सकते हैं, बी ए से बात कर सकता है, ए सी से बात कर सकते हैं, सी ए से बात कर सकते हैं, लेकिन बी और सी आपस में बात नहीं कर सकते। कोई भी इंफॉर्मेशन बी सी को डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकता, सी बी को डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकता। उनके बीच में एक मीडिएटर आएगा, वो होगा ए, यानी कि अपने कोरेस्पॉन्डिंग एंड से बात कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस। जितनी किसी के पास अथॉरिटी होगी आपको उसको रिस्पॉन्सिबल भी वो उतना होगा, और साथ में ही जो पर्सन जितना रिस्पॉन्सिबल होगा उसके पास उतनी ही अथॉरिटी भी होनी चाहिए। इनमें पैरिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपने किसी को 50% अथॉरिटी दिया तो वो 50% काम के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा, और अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको ये काम करके देना है तो उसको आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, उतनी ही अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि वो फाइनेंस भी अरेंज कर सके, रिसोर्सेज भी अरेंज कर सके, आपको सब अथॉरिटी उसको देनी पड़ेगी। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड से देखो, एक कमांडर, ठीक है, एक बॉस होगा, हर पर्सन के ऊपर उसका एक बॉस होगा, ठीक है, जो जिसका बॉस होगा वो उसी को रिपोर्ट करेगा और वही बॉस उसको काम का इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। मतलब अगर ए बी और सी का बॉस है तो बी और सी रिपोर्ट भी ए को करेंगे और बी और सी को काम भी ए ही देगा। अब बीच में डी आ रहा है कोई और बॉस, तो उसकी बात वो नहीं माने तो उनको वो अकाउंटेबल तब भी नहीं है, क्योंकि वो कह सकता है कि हमारा बॉस ए है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसमें होता है आपको एक प्लान डायरेक्ट कर रहा है, पूरा एक प्लान डायरेक्ट कर रहा है और उस प्लान को डायरेक्ट करने वाला एक ही हेड होगा। वन प्लान वन हेड, ये आप लिख के आ सकते हैं, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका एक्सेप्शन प्रिंसिपल। एक्सेप्शन प्रिंसिपल में आता है हायर लेवल मैनेजर शुड अटेंड टू एक्सेप्शनल मैटर्स ओनली, ऑल रूटीन डिसीजन शुड बी टेकन एट लोअर लेवल। देखो एक्सेप्शन प्रिंसिपल में आपका आता है जो मेन डिसीजन लेने वाला काम होगा वो तो मैनेजर्स के ऊपर होगा, वो भी टॉप लेवल मैनेजर्स के ऊपर, लेकिन जो भी काम आपका रूटीन डिसीजंस के हैं वो आपका लोअर लेवल मैनेजर्स कर सकते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग अनयूजुअल मैटर्स वो आपका टॉप लेवल मैनेजर के पास जाएगा, और एक्सेप्शनल इसके अलावा कोई भी मैटर आएगा तो वो लोअर लेवल मैनेजर्स के पास जाएगा। स्पैन ऑफ सुपरविज़न, इसमें क्या आता है, एक पर्सन, एक हेड अपने अंडर कितने एम्प्लॉयज़ को बैलेंस कर सकता है, उनको मेंटेन कर सकता है, ठीक है, तो उनका वो कितनों को सुपरवाइज़ कर सकता है। एक हेड अपने अंडर कितने एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज़ कर सकता है, वो उसका स्पैन ऑफ सुपरविज़न है कि जिनको अपॉइंट करके वो काम दे सकता है, उनको संभाल सकता है। जैसे एक टीचर संभाल सकते हैं ना 30 बच्चों को, 50 बच्चों को क्लास में, तो उसका स्पैन ऑफ सुपरविज़न है। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, there should be proper balance between various parts of the organization and no function should be given undue importance at the cost of others। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस में आपका आता है, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस में हाँ, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में भी बैलेंस होना चाहिए। जितना आप किसी को, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन चाहते हैं उतना ही डिसेंट्रलाइजेशन भी करो। प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी ज़रूरत है सेंट्रलाइजेशन की उतनी ही डिसेंट्रलाइजेशन की भी ज़रूरत है ना। एक पर आप बैलेंस रखो, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में ना पूरा तरह से सेंट्रलाइजेशन होगा ना पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन होगा, एक कॉम्बिनेशन होगा। एक हेड है वो सबको सुपरवाइज़ कर रहा है, उसके अंडर भी कुछ हेड हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन आपने कर रखा है, ठीक है। वो एक हेड पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, वहाँ सेंट्रलाइजेशन हो गया। उस हेड के अंडर कुछ और सब हेड हैं या उस बॉस के अंडर कुछ सबऑर्डिनेट्स हैं जो औरों के सुपीरियर हैं, ठीक है।
तो वहाँ पे आपने देखा कि वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन भी हो रखा है, लेकिन साथ में सेंट्रलाइजेशन भी है, तो उनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। कम्युनिकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं होगा तो वो काम ही नहीं होगा। और साथ में अगर इंफॉर्मेशन का फ्लो काफ़ी लॉन्ग टाइम ले रहा है, काफ़ी लॉन्ग वेज दे रहा है, या फिर काफ़ी पर्सन्स को इन्वॉल्व करके ले रहा है, तो र्यूमर्स फैलेंगे और वेग इन्फॉर्मेशन फैलेगी, इस तरह से। फ्लेक्सिबिलिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जैसे हमने कहा ना, स्टिमुलेट क्रिएटिविटी का हमने पीछे पॉइंट पढ़ा। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिजिड नहीं रखना कि हमने जो पुराने प्रिंसिपल्स चल रहे हैं उनको पूरी तरह फॉलो करना है। डायनामिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी हमें वो डिसीजन वैसे लेना पड़ेगा। साथ में कंटिन्यूटी, change is a law of nature. Many changes take place outside the organization. These changes must be reflected in the organization. For this purpose, the form of organization structure must be able to serve the आपने देखा चेंज तो होना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहो, किसी भी इकनॉमी में रहो, चेंज तो आएंगे, और इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आएंगे। लेकिन कुछ चेंजेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, कुछ चेंजेस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को रन करते रहना पड़ेगा। अब ऐसा मत सोचो कि आप ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दोगे। जब तक आप बैंकक्रप्ट नहीं हो जाते पूरी तरह से, ऑर्गेनाइजेशन मत बंद करो, ठीक है। अब इसके लिए आपको उस चैलेंजेस से, उन डायनामिक इन्वायरमेंट से, चाहे वो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके साथ कॉप अप करना आना चाहिए। और कॉप अप करना नहीं भी आता तो सीखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। इतना हो गया। अब हमारी थ्योरी स्टार्ट होती है। देखो, पहले एक चार्ट बना लो अपनी कॉपी में। क्लासिकल थ्योरीज़ में आपकी कौन कौन सी हैं? ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और साइंटिफिक मैनेजमेंट। आज हम यही 3 थ्योरीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। साथ में आप बनाना एक और चार्ट बनाना, वो बनाना आप नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें आपका हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट आएगा, और एक चार्ट बनेगा साथ में मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें सिस्टम थ्योरी और कंटिजेंसी थ्योरी आएगा। सिस्टम थ्योरी आपने देख लिया पीछे, ये रहा कंटिजेंसी थ्योरी की, ठीक है। आपने एक चार्ट बनाना है। उस चार्ट पहले लिखो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज, ऊपर लिखो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, उसके 3 हैंड बनाओ। उन 3 हैंड में एक में लिखो क्लासिकल थ्योरी, एक में लिखो न्यू क्लासिकल थ्योरी, एक में लिखो मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। अब क्लासिकल में 3 हैंड्स बनाओ, उसमें लिखो ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। अब लास्ट वाले में आ जाओ जो आपको मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ लिखो सिस्टम थ्योरी और कंटिजेंसी थ्योरी। इतना चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट्स पे आ जाओ। ब्यूरोक्रेसी क्या है? ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी आपके मैक्स वेबर ने दी थी। कब दी थी? 1864 से 1920 के बीच में दी थी, ठीक है। उसने क्या कहा था? एवरी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। Every organization develops a system of specialization and a set of systematic rules and procedures to maximize efficiency and productivity. Weber stressed, यहाँ सुनना, Weber stressed that the bureaucratic form is capable of attaining the highest degree of efficiency and is in this sense formally the most rational known means of carrying out control over human beings in any organization. लिख पाओ तो लिख देना ये लाइन्स ढूंढ के, नहीं लिख पाओ तो कोई बात नहीं। अब सुनो, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में मैक्स वेबर ने कहा था कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपना रन करने का ऑर्गेनाइजेशन को एक सेट ऑफ सिस्टमेटिक रूल्स बनाए, प्रोसीजर्स को इस्टेब्लिश करें, फाइंड करे कि किस काम को किस तरह से करना चाहिए एफिशिएंट वे में, और फिर हमेशा उस काम को उसी तरह से करते रहे। हर वर्कर उस काम को उसी तरह से करे, बिल्कुल उसकी तरह से 100% एज इट इज़। और उसने कहा ये काम करने का रैशनल तरीका है, इससे आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन आप कहीं ना कहीं सोचो, अगर आपको भी 12th में पढ़ा था, किसने बिल्कुल फिक्स टाइम टेबल बना के पढ़ा था? किसी से नहीं पढ़ा जाता फिक्स टाइम टेबल बना के। बहुत कम परसेंट होते हैं जो बंद कर पाते हैं इस तरह से। कुछ दिन कर भी लोगे ना आप हमेशा नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि अगर मान लो ये काम मेरा ऐसे नहीं हो पाया तो मैं ऐसे कर लेता। उसके लिए अगर आप फिक्स के लिए सोचोगे ऐसे नहीं हो पाया, मुझे ऐसे ही करना था, फिर आप यही सोचते रह जाओगे कि ऐसे नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी पढ़ते हैं। वहाँ आपको इतना ही लिखना है, कुछ नहीं लिखना है इसके अलावा, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के लिए वर्क को डिवाइड कर दो और हर वर्क को स्पेशलाइज तरीके करने का इंस्ट्रक्शन दे दो कि किस काम को किस तरह से करना है। क्लियरली डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होंगे। हायरार्की, हायरार्की में हमने कहा जैसे स्केलर ऑफ चेन में पढ़ा था ना हमने, जो जिसका सबऑर्डिनेट होगा वो उसको रिपोर्ट करेगा और अब वो अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। तो हायरार्की चलती रहेगी। लेकिन क्या कभी भी इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं आती? क्या कभी भी कोई ऐसा डिसीज़न या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होने वाली होती? मान लो कोई डील है जिसको आपको उसी टाइम 5 मिनट में क्रैक करना है, ठीक है, और आपका सुपीरियर का फ़ोन नहीं लग रहा, क्या आप किसी से सलाह नहीं लोगे कि मुझे ये डील क्रैक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या आप उस सुपीरियर के ऊपर के सुपीरियर से बात नहीं कर सकते? वहाँ अर्जेंट डील है, आपकी इतनी अच्छी डील छूट जाएगी, अंजाम क्या होगा? प्रॉफिट किसका लॉस होगा? ऑर्गेनाइजेशन का। इस केस में हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं घातक साबित होती है। रूल्स, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं कि रूल्स आर रूल्स और रूल्स को मानने पड़ेंगे। रिजिड है, मानने पड़ेंगे आपको, एज इट इज़ रूल्स को मानना पड़ेगा। जो रूल्स नहीं मानेगा वो सस्टेन नहीं कर सकता है इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। रैशनैलिटी, उन्होंने एक रैशनल काम करने का तरीका बताया और उसी काम करने के लिए सबको कहा। लेकिन इससे क्या हुआ? लोगों का मोटिवेशन डाउन हो गया, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन कम हो गई और लोग जॉब को छोड़ के जाने लगे। ठीक है। इम्पर्सनैलिटी, अगर आप कोई भी पर्सन कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयर्स की तरफ सेंटिमेंटल बिहेवियर नहीं रहेगा, उनको वो समझेगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उनके बीच, तो इम्पर्सनैलिटी की वो आएगी, वो ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रह पाएंगे अपने काम से। फिर क्या तो वो काम करेंगे तो उनका मोराल डाउन हो जाएगा, वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे या वो जॉब को छोड़ ही देंगे, डिससेटिस्फाई रहेंगे वो अपने काम से। रोल ओरिएंटेशन में आपने क्या पढ़ा? Rationality and impersonality are mainly achieved through formulation of rules and procedures which clearly define official spheres of authority and conduct. And employees are expected to follow the rules in discharging their duties. रूल ओरिएंटेशन, उनको काम करने के रूल्स बता दिए जाते हैं एम्प्लॉयर्स के द्वारा और वो रूल्स उसके बाद उनके साथ रैशनल बिहेवियर किया जाता है, इम्पर्सनल बिहेवियर किया जाता है उन रूल्स को अचीव करने के लिए। Neutrality in decision making and their implementation are the cardinal principles of bureaucratic way of functioning. Bureaucracy is supposed to be a political and neutral in its orientation. It is committed only to the work if it is meant to perform. डिसीजन मेकिंग लेते टाइम आप न्यूट्रल रहोगे, किसी के साथ भी बायस बिहेवियर नहीं करोगे, किसी भी पर्सन को, किसी भी एम्प्लॉय को आप चांस नहीं दोगे अपने बारे में बताने के लिए या कोई इनिशिएटिव, कोई सजेशन देने के। डिसीज़न मुझे लेना है, बॉस कहेगा मैं ही दूंगा और न्यूट्रल डिसीज़न मैं अपने अकॉर्डिंग लूँगा। अब इतने सारे मैंने आपको बताया और इतने सारे मैंने आपको साथ में क्रिटिसिज्म में बता दिए। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है ब्यूरोक्रेसी में, क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी। क्या थे? रिजिडिटी थी, इम्पर्सनैलिटी थी, देखो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में निकल के आ रहे हैं। रिजिडिटी थी, इम्पर्सनैलिटी थी, डेलीगेशन नहीं कर रहे थे मैक्स वेबर कहीं पे भी। ब्यूरोक्रेसी में कहीं भी डेलीगेशन की बात नहीं है, सारा कमांड का जो भार था वो सुपीरियर के पास था, बॉस के पास था, जो एक अल्टीमेट बॉस था। गोल डिस्प्लेसमेंट,
गोल का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। लोग अपनी सेटिस्फेक्शन को नहीं संभाल पा रहे, लोग गोल की तरफ क्या काम करेंगे। जब कोई भी पर्सन अपने काम से खुश होता है तभी वो गोल की तरफ सोचता है, वरना आप खुद ही खुश नहीं हो, आप दूसरे को क्या खुश करोगे। स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन, ब्यूरोक्रेसी में कोऑर्डिनेशन एंड स्पेशलाइजेशन आर एडवांटेजेस इफ देयर इज स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन और कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड वर्क। ब्यूरोक्रेसी के अंदर कोऑर्डिनेशन और स्पेशलाइजेशन अच्छी जगह पे होते हैं अगर उन्होंने डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, कैटेगराइजेशन क्या होता, वर्क को डिवाइड तो किया आपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज करके अगर आप एक्टिविटीज़ को डिपार्टमेंटलाइजेशन बना देते हैं तो आप कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है, स्पेशलाइजेशन भी अच्छा होता है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में ऐसा नहीं था, सुपीरियर एक ही था, वही बॉस सबको काम दिया जा रहा था और अपनी चलाया जा रहा था। सेल्फ परप्यूटेशन एंड एम्पायर बिल्डिंग, मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी थी वो आपको किसी भी एम्प्लॉय की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, बस वो यही चाह रहे थे कि मेरा बिजनेस बड़ा हो जाए, जितना बड़ा हो सकता है। लोगों के साथ चाहे मुझे जैसा भी बिहेवियर करना पड़े, जैसा हमारे साथ ब्रिटिशर्स ने किया था, है ना, कि अपना काम बनाना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, लोगों को एक्सप्लॉइट करो जितना कर सकते हो। हमारे इंडियंस को कितना एक्सप्लॉइटेशन सहना पड़ा था उस टाइम पे, और उसके बाद हमने क्या किया, उन्हें भगा दिया। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, देखो कंट्रोलिंग इतनी ज़्यादा हो रही है तो उसकी कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा आएगी, तो उसी वजह से कहीं ना कहीं कॉस्ट ज़्यादा आती थी, इसलिए ब्यूरोक्रेसी को लास्ट में हमने अडॉप्ट नहीं किया। अब इंडिया में तो बहुत स्मॉल बिजनेस होते हैं जो इसको अडॉप्ट करते हैं और वो भी ज़्यादा लॉन्ग रन में नहीं चल पाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव, एक मिनट देख लो रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं हो गई।